नमस्कार साथियों, हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा के इतिहास का पेपर आज हो चुका है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर अच्छा था, स्टैंडर्ड था, इसलिए आशा करता हूं कि पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आज मैं आपको पूरी व्याख्या सहित उत्तर बताने वाला हूं। अपन प्रत्येक प्रश्न की चर्चा करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का इतिहास का ये पेपर है। और इसके अगर प्रश्नों की बात करें तो जो पहला प्रश्न है, सेक्शन अ को देखते हैं, जो खंड अ है। पहला प्रश्न पूछा है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन, जिसको कालीबंगा अपन कहते हैं, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है ये आपके राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 2, मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? तो ये 2 भागों में विभाजित थी, गढ़ी वाला भाग और निचला भाग। फिर प्रश्न संख्या जो 3 है वो इस प्रकार से है, तीर्थयात्री स्वयं त्वांग किस देश से आए थे? तो ये चीन से आए थे। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, जो सातकर्णी भी कहते हैं, किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो ये सातवाहन वंश के शासक थे। अगला जो प्रश्न है वो है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हो चुके थे? तो 23 तीर्थंकर हो चुके थे और महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित आपका स नहीं है, पीटर मुंडी, जो कि जर्मनी लिखा हुआ है देश का नाम। अगला प्रश्न संख्या जो 7 है वो इस प्रकार से है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांसवा बर्नियर। अगला जो प्रश्न है वो है, इब्न बतूता को किस शहर का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो ये दिल्ली का किया गया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये इसका आंसर है 1337 में। आपको पता होगा, हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है, यवन शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था? तो यवन शब्द का जो प्रयोग है प्यारे साथियों, ये यूनानियों के लिए किया जाता था। क्वेश्चन संख्या जो 11 है, क्वेश्चन संख्या 11, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1793। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यानी आपको ये सीक्वेंस में करना है। तो 1900 जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपकी हुई थी 1942 में, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और असहयोग आंदोलन ये हुआ था आपके 1920 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 1919 में। तो अभी इन्होंने पूछा सबसे पहले कौन सी हुई, तो आपको पता ही है कौन सी हो गई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारत सरकार के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। अगला प्रश्न देखिए, ये आपके प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गई है। अब प्रश्न संख्या 2 शुरू होता है, और प्रश्न संख्या 2 जो है ये आपके रिक्त स्थान है। तो हम सबसे पहले रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान में जो पहला प्रश्न है वो है,
सिंधु सभ्यता में बाट सामान्यतः कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। अगला है, मंदसौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मंदसौर को पहले दसपुर नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि कौन से दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है? तो ये कौन सा दर्शन है? ये आपके हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार। प्रश्न संख्या 4 है, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे, यानी किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो ये हैं कॉलिन मैकेंजी। अगला है क्वेश्चन संख्या 5, 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग कहाँ से आता था? तो 3/4 जो भाग है वो आता था अमेरिका से। कहाँ से आता था? अमेरिका से आता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सहायक संधि द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था है, तो सहायक संधि किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन संख्या 7, 13 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा के सामने उद्देशीय प्रस्ताव पेश किया था? तो ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखिए, ये आपके जो रिक्त स्थान है ये भी पूरा हो जाता है। अब क्वेश्चन संख्या आता है 3। क्वेश्चन संख्या 3 में जो पहला है, अब ये आपके वन लाइनर है या एक शब्द के अंदर है। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था? तो ऐसा हमारे पास में कौन कौन से प्रमाण है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का जो संपर्क है ये अन्य देशों के साथ में भी था? तो अपने पास में 2 प्रकार के स्रोत है। एक तो मेसोपोटामिया से जो मिलने वाले लेख है जिसमें सिंधु सभ्यता के लिए मैल हुआ शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसके साथ साथ में हमें ओमानी तांबा मिला है जिसमें निकल की मात्रा है। इसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों के साथ में भी संपर्क था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में कहते हैं पटना। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 3, मातृवंशिकता का अर्थ क्या है? वह वंश परंपरा जो माँ के नाम से चलती हो उसे क्या कहते हैं? मातृवंशिकता। अगला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता के अनुसार दावा डाक व्यवस्था क्या थी? तो जो दावा डाक व्यवस्था है ये पैदल डाक व्यवस्था थी। कैसी थी? पैदल डाक व्यवस्था थी। ठीक, फिर है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस शहर में है? तो ये आपके है गियासपुर। आप इसको दिल्ली भी कर सकते हैं, गियासपुर दिल्ली। अगला प्रश्न है, गोपुरम किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत में जो मंदिर है उन मंदिरों के जो प्रवेश द्वार थे, इन प्रवेश द्वारों को क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। अगला प्रश्न देखिए, मुकदम या मंडल शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया जाता था? तो मुकदम कह दो या मंडल कह दो, ये मुगल काल से संबंधित है। और जो विशेषकर पंचायत का जो सरदार होता था, पंचायत का सरदार या जो मुखिया आता था उसको क्या कहते थे? मुकदम या मंडल कहते थे।
अगला प्रश्न है 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? तो प्यारे साथियों, जो 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था वो दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। नंबर एक था कि इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, और दूसरा, इसी अधिवेशन में पहली बार जो नेतृत्व है वो युवा पीढ़ी को दिया गया था, और इसका जो अध्यक्ष है ये जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला प्रश्न है गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? तो प्यारे साथियों, गरीबों के साथ में अपना संबंध स्थापित करने के लिए, अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने सामान्य लोगों जैसी वेशभूषा पहनी, सामान्य लोगों के साथ रहते थे, सामान्य लोगों जैसी वो भाषा बोलते थे, और जो कोट पैंट हैं या इनके साथ साथ जो शूज़ वगैरह हैं, ऐसी जो उनकी यूनिफॉर्म थी उसका उन्होंने त्याग किया, और जो धोती वगैरह है ऐसे सामान्य कपड़े पहनने शुरू किए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रस्ताव है ये संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसके साथ में आपका जो सेक्शन ए है ये कंप्लीट हो जाता है। अब अपन देखते हैं सेक्शन बी, जो आपके 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है यानी कि चौथा प्रश्न है, आपके विचार से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, समझाइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत होता है वैसे इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से इसका अंत होता है। मुख्य बिंदु की अगर बात की जाए तो जैसे कि जलवायु में परिवर्तन है, नदियों के द्वारा अपना रास्ता परिवर्तित करना है, बदलना है, इनके साथ साथ में जल प्लावन या बाढ़ जैसी कोई घटना है, वनों की कटाई है, या आर्यों का आक्रमण है, ये प्रमुख कारण है 4-5 जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है सिक्कों से क्या ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं? बिल्कुल, सिक्कों से हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। किस प्रकार से होती है? सिक्कों को जो भी जारी करने वाले शासक हैं, सबसे पहले वो उसके ऊपर अपना नाम लिखते हैं, उसके ऊपर तिथि लिखते हैं, वो अपने उस सिक्के के ऊपर अपना जो स्थल है, क्षेत्र है, उसका भी नाम लिखते हैं, और इनके साथ साथ में वो सिक्का किसका जारी किया गया है, सोने का है, तांबे का है, मिट्टी का है, लोहे का है, तो उससे उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, और उसके फोटो से या उसके नाम से पता चलता है कि ये किस शासक के द्वारा जारी किया गया है। तो इतिहास की जानकारी हासिल करने में जो सिक्के हैं ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, और इन सिक्कों के माध्यम से भी इतिहास को समझने में हमें महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होती है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है स्त्री धन किसे कहते हैं? तो प्यारे साथियों, विवाह के समय स्त्री को मिलने वाले जो उपहार है, जिसको अपने सामान्य भाषा में दहेज कहते हैं, तो दहेज कह दो या जो मिलने वाला उपहार है इसको स्त्री धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 2 स्तूपों के नाम लिखिए। वैसे स्तूप तो कई है, पता ही है आपको, लेकिन मुख्य अगर स्तूपों की बात की जाए तो जैसे कि सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, या अमरावती का स्तूप है, ये कुछ ऐसे स्तूप हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इतिहास में प्रसिद्ध स्तूप है। इसके अगला जो प्रश्न है वो है इब्न बतूता ने वानस्पतिक उपज पान का चित्रण किस प्रकार किया है? प्यारे साथियों, जो इब्न बतूता है वो पान को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है। वो कहता है कि जो पान है, इस पान का जो पौधा है इसमें और अंगूर की लता में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक प्रकार से एक जैसे ही हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अंगूर की जो लता है उसके ऊपर फल लगते हैं, अंगूर लगते हैं, लेकिन जो पान है इसके ऊपर किसी प्रकार के फल नहीं लगते हैं। फिर भी लोग पान की खेती करते हैं, और पान जो है ये विशेषकर पत्तियों के लिए इसकी खेती करते हैं, और पान का जो सेवन है ये लोग पान का सेवन करते हैं मुंह में खाने चबाने के लिए। तो इस प्रकार से इन्होंने एक जैसे पौधे देखकर अपना आश्चर्य प्रकट किया है और कहा है कि पौधे एक जैसे हैं और इसके ऊपर कोई फल नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखिए, आपके विचार से चिश्ती सिलसिला की किन विशेषताओं ने उसे लोकप्रिय बनाया है? तो प्यारे साथियों, चिश्ती जो संप्रदाय है, विशेषकर अगर चिश्ती सिलसिले को देखा जाए तो इन्होंने कई प्रकार की, इनके अंदर ऐसी कई प्रकार की विशेषताएं थी जिनके कारण ये भारत के अंदर लोकप्रिय होते हैं।
सबसे पहले चिश्तियों ने भारतीय परंपरा को अपनाया और दूसरा इन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में ढालने का प्रयास किया। यहाँ की जो परिवेश है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, इनको इन्होंने आत्मसात करने का प्रयास किया और स्थानीय लोगों के साथ में घुलने मिलने की एक प्रकार से नई व्यवस्था शुरू की। इसलिए धीरे धीरे ये लोग लोकप्रिय होते गए। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं दो राजकीय केंद्रों के नाम लिखिए। वैसे विजयनगर राज्य के या विजयनगर साम्राज्य के कई केंद्र हैं, विशेषकर कमल महल है, हजारा राम मंदिर है, महानवमी डिब्बा है। फिर आगे देखिए, फिर उन्होंने प्रश्न पूछा है 11वां प्रश्न, पोलज व परोती जमीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो पोलज हैं ये मुगल काल के संबंधित हैं और मुगल काल में विशेषकर अकबर से संबंधित है। अकबर के शासनकाल में जमीन को 4 भागों में बांटा था। उनमें से जो ऊपर वाली उपजाऊ जमीन है इनके बारे में इन्होंने अंतर पूछा है। तो जो पोलज है ये कभी भी खाली नहीं छोड़ी जाती थी, क्योंकि पोलज सबसे उपजाऊ जमीन मानी जाती थी। और दूसरी जो जमीन है वो है परोती। परोती एक बार खेती करने के बाद कुछ समय के लिए इसको खाली रखते थे, क्योंकि ये थोड़ी सी पोलज से कम उपजाऊ थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 है कि दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट इतिहासकारों को किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दक्कन में 1875 में पूना के सूपा गांव में एक किसानों के द्वारा दंगा किया गया था और इसकी जांच करने के लिए बंबई सरकार ने एक आयोग गठित किया और 1878 के अंदर इस आयोग ने ब्रिटिश संसद के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन इस रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने जो जानकारी दी है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि किसी भी प्रकार से ये जो दंगा हुआ है, इस दंगे में रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि जो साहूकार हैं या जो ऋणदाता हैं, ये इनके प्रति किसानों का जो व्यवहार है वो एक प्रकार से क्रोधित अवस्था में था। कहने का मतलब ये है कि जो किसान हैं ये साहूकारों और ऋणदाताओं के प्रति क्रोधित अवस्था में थे। इसलिए किसानों ने जो ये विद्रोह किया है ये साहूकारों और ऋणदाताओं के खिलाफ किया है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में क्या था, इन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकारी राजस्व की मांग है इसके लिए किसी भी प्रकार से ये विद्रोह नहीं हुआ। वास्तव में ऐसा ही था कि ब्रिटिश सरकार ने इन किसान लोगों के ऊपर राजस्व की मांग बढ़ा दी थी और राजस्व की मांग बढ़ने के कारण किसान लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था। तो इसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि इस समय ब्रिटिश शासन था, तो अंग्रेज किसी भी सूरत में अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। अगला है क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 है उपनिवेशवाद और देहात नामक अध्याय में कुदाल और हल से क्या आशय है। तो प्यारे साथियों, जो कुदाल है ये पहाड़िया लोगों का प्रतीक है और जो हल है ये संथाल लोगों का प्रतीक है। क्वेश्चन संख्या 14, सहायक संधि की कोई 2 शर्तें लिखिए। प्यारे साथियों, सहायक संधि की जो पहली शर्त है, वैसे तो इसकी कई शर्तें हैं लेकिन मुख्य मैं आपको 2 शर्तें बताता हूं। पहली शर्त यह है कि जो भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार करेगा उनको एक अंग्रेज रेजिडेंट अपने राज्य में रखना पड़ेगा और उसका खर्चा भी वो राज्य ही अदा करेगा। नंबर 2, कंपनी की अनुमति के बिना कोई भी राज्य यूरोपीय व्यक्ति को ना तो नौकरी पर रखेगा और ना ही किसी को आने जाने की अनुमति देगा। तो इस प्रकार से ये इसकी मुख्य 2 शर्तें हैं। अगला है संविधान सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु क्या सुझाव दिया, कोई 2 सुझाव दीजिए। यानी कि समाज के अंदर जो असमानता थी इसको खत्म करने के लिए संविधान में क्या क्या सुझाव दिए गए थे। तो इसमें मुख्य रूप से जो 2 सुझाव थे उसमें से एक सुझाव ये था कि जो मंदिर है, विशेषकर जो हिंदू मंदिर है, इन हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए। एक सुझाव तो ये दिया था। दूसरा सुझाव ये दिया था कि जो निचली जातियों के लोग हैं इनको विधायिका और जो सरकारी नौकरियां हैं इसमें आरक्षण दे दिया जाए और इस प्रकार से जो भी अस्पृश्यता है
इसका उन्मूलन किया जा सकता है। तो ये आपके सेक्शन जो बी था ये आपके कंप्लीट हो जाता है। और अब अपन देखते हैं सेक्शन सी। और जो सेक्शन सी है प्यारे साथियों, ये आपके 3 नंबर के यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या जो 16 है कि मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो प्यारे साथियों, वैसे तो इसमें भी कई स्रोत हैं, लेकिन अपन मुख्य रूप से 3 नंबर का है तो 3 स्रोतों की बात करते हैं। नंबर 1 है जो यूनानी राजदूत है मेगास्थनीज, इनके द्वारा जो इंडिका लिखी गई है उसके माध्यम से हमें पता चलता है। दूसरा जो स्रोत है वो है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख, इनके माध्यम से हमें मौर्य वंश की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके अथवा में भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे। तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख जो राजनीतिक केंद्र वो 5 हैं। पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है उज्जैनी, चौथा है तोसली और 5वां है सुवर्णगिरी। इस प्रकार से ये इसके प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 17 कि बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा या बौद्ध दर्शन के द्वारा कौन कौन सी शिक्षाएं दी गई थी। तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वो है विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। नंबर 2 है विश्व दुखों का घर है। और नंबर 3 है दुखों का कारण भी है। तो दुखों का एक प्रकार से इन्होंने उपाय भी बताया है। तो दुखों का उपाय क्या बताया है कि मध्यम मार्ग अपनाकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। और इसके साथ साथ में महात्मा बुद्ध ने जो राजा है या जो गृहपति वगैरह है, इनको दयावान और आचारवान होने की सलाह दी है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। फिर वैष्णववाद, भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णववाद थे और भगवान विष्णु से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनकी उपासना पद्धति है, ये वैष्णववाद कहलाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या जो 18 है वो कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि मुगल कालीन भारत में कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था। कथन की विवेचना कीजिए, यानी आप किसानों के बारे में और दस्तकारों के बारे में फर्क करने में मुश्किल क्यों होती है। विशेषकर ये बताया गया है प्यारे साथियों कि ये दोनों ही जो समूह है ये एक ही किस्म के काम करते थे। जैसे किसान लोग खेतों में काम करते थे, लेकिन जब भी वो खेतों से फ्री होते थे तो खेती के अलावा वो दस्तकारी का भी काम करते थे। जैसे कि कपड़े पर सफाई करने का काम है, खेती के लिए औजार बनाने का काम है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है। ये ऐसे तमाम कार्य हैं जो दस्तकारों के द्वारा किए जाते थे। लेकिन खेती के कार्य से मुक्त होने के बाद किसान लोग भी इनको काम करते थे। इसलिए ये कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके माध्यम से ये पता नहीं चलता है कि ये किसान है या दस्तकार है। फिर इन्होंने अथवा में एक प्रश्न और आया है। अथवा में जो प्रश्न आया है प्यारे साथियों वो इस प्रकार से आया है कि मुगल कालीन भारत में पंचायतों के प्रमुख कार्य क्या थे। तो जो पंचायतें हैं ये पंचायतें कई प्रकार का कार्य करती थी। जैसे अगर विशेषकर देखा जाए तो इनका प्रमुख कार्य था कि अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति तथा अपनी सीमाओं में रहे, इसका ध्यान पंचायत रखती थी। दूसरा इनका प्रमुख कार्य था कि अगर कोई भी पंचायत के अंदर गलत कार्य कर दे तो उसके ऊपर जुर्माना लगाना भी पंचायत का काम था। और इनके साथ साथ में कोई व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता था तो उस व्यक्ति को समुदाय से निष्कासित करने का कार्य भी किसका होता था, पंचायतों का होता था। तो ये इसके प्रमुख क्या थे, कार्य थे। इसके अलावा अपन क्वेश्चन संख्या 19 को देखते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि 1857 का जो आंदोलन है ये किस प्रकार से शुरू हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में एक मंगल पांडे नाम का सिपाही था,
इन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और इनकार करते ही इस विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। इनकार करते हुए इन्होंने ब्रिटिश सिपाहियों पर, ब्रिटिश जो अधिकारी हैं इनके ऊपर हमला कर दिया था और भारतीय सिपाही और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में झड़प हो जाती है और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन कुछ समय के पश्चात इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास करते हैं। तब भारतीय व्यक्ति योजना बनाते हैं कि आने वाली जो 10 मई है, आने वाली जो 31 मई है, 31 मई 1857 को संपूर्ण भारत में अपन एक साथ क्रांति करते हैं और एक साथ क्रांति करेंगे, ऐसा इन्होंने एक योजना बनाई। लेकिन उससे पहले 10 मई को मेरठ की जो छावनी है यहाँ से ये विद्रोह शुरू हो जाता है। समय से पूर्व ये विद्रोह होने के कारण अक्सर ये विद्रोह असफल हो जाता है। और विशेषकर अगर देखा जाए तो आपको पता ही है कि ये चर्बी युक्त कारतूसों के विरोध में शुरू हुआ था। हालांकि कारण तो कई बनते हैं, लेकिन इसका जो तात्कालिक कारण है वो इस क्रांति का यही माना जाता है। फिर इसके अथवा में प्रश्न आया है कि 1857 की अफवाहों पर लोग विश्वास क्यों कर रहे थे। देखिए प्यारे साथियों, 1857 से अगर पहले की कुछ घटनाओं पर हम चर्चा करते हैं तो आप पाओगे कि भारतीय जो लोग हैं इनको लगता था कि अब तक जिन चीज़ों की भारतीय व्यक्ति कदर करते थे या उनको पवित्र मानते थे, किनको, जैसे कि राजे रजवाड़े हैं, ये बहुत ही एक प्रकार से पवित्र थे, ये इनकी सारे लोग कदर करते थे। समाज और धार्मिक जो रीति रिवाज है, सामाजिक है, धार्मिक जो रीति रिवाज है, इनका भी भारतीय व्यक्ति बड़ी कदर करते थे और इनको पवित्र मानते थे। जो भारतीय भूस्वामी हैं, इन भूस्वामियों की भी भारतीय व्यक्ति कदर करते थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार इन सबको क्या करना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया और एक ऐसी व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जो भारत की नहीं थी, ब्रिटिश सरकार की थी, जिसको भारतीय लोगों ने पराई व्यवस्था कहकर इनसे नफरत करनी शुरू की। और भारतीयों को ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज लोग हैं, ये धीरे धीरे हमारे धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे हैं और हमारे धर्म के ऊपर वो अपना धर्म यानी कि जो ईसाई धर्म इसको थोप रहे हैं। और ऐसी जो अफवाहें हैं ये धीरे धीरे रातों रात फैलती जा रही थी और इस बात को देखकर भारतीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। और आपको पता भी होगा, जैसे कि एक चर्बी युक्त कारतूस है, ये भी कुछ लोगों ने कहा कि ये अफवाह थी, लेकिन फिर भी लोगों ने माना है। एक इनके साथ साथ अफवाह और चल रही थी कि जो भारतीय लोग जिस आटे का प्रयोग करते हैं उस आटे में भी कहीं ना कहीं जानवरों की जो हड्डियाँ हैं ये पीस कर लोगों को खिलाई जा रही है। तो ये कुछ ऐसी अफवाहें थी, इनका चूर्ण मिलाया जा रहा आटे के अंदर, तो ये कुछ ऐसी अफवाहें थी जिनको ये लोग मान भी रहे थे और इनको ये अपवित्र मानते थे। इसलिए भारतीय लोगों ने इन अफवाहों पर विश्वास करते हुए अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब जो क्वेश्चन संख्या 20 है, अब आपका जो सेक्शन शुरू होता है वो होता है डी सेक्शन के अंदर जो प्रश्न है वो 4 नंबर के आते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न आया है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबा गुरु नानक की कौन सी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। तो आपको पता है कि जो गुरु नानक है ये सिख धर्म के प्रवर्तक हैं और इनका जो जन्म है ये पंजाब के ननकाना गांव में हुआ था और जन्म जो है वो 1469 ईस्वी में हुआ था। लेकिन प्रश्न यहाँ ये पूछा है कि इनके ऐसे कौन कौन से विचार थे, शिक्षाएं थे जिनका आज भी महत्व है। तो इनकी शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा थी वो ये थी कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं इनको इन्होंने नकारने का काम किया था। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ साथ में ये एक निर्गुण भक्ति का समर्थन करने वाले थे। इन्होंने प्राचीन समय से चली आ रही जो धार्मिक सभी प्रकार की जो आडंबर हैं, जैसे कि यज्ञ है, स्नान है, मूर्ति पूजा है या कठोर तपस्या है, इन सब का इन्होंने क्या किया था, खंडन करने का काम किया था। इनके साथ साथ में अगर देखा जाए तो इन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी प्रकार से लिंग और आकार के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सरल जिंदगी जीते थे और लोगों के साथ में स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। ये जो इनकी शिक्षाएं हैं ये आज भी महत्वपूर्ण है और आज भी कहीं ना कहीं लोग जो समाज सुधारक हैं वो इन शिक्षाओं को मानते हैं। फिर इसके अथवा प्रश्न आया है कि आपके विचार से अलवार और नैनार संतों के किन विचारों ने लोगों को प्रभावित किया। अलवार भगवान विष्णु को मानने वाले और नैनार भगवान शिव को मानने वाले, ये जो संत हैं इनकी जो विचारधाराएं थी ये समाज में समानता पर बल देती थी। इन्होंने विशेषकर असमानताओं का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया और जो हर प्रकार से भेदभाव है इनको इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया था। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, ये है भारत छोड़ो आंदोलन
सही मायने में एक जन आंदोलन था। स्पष्ट कीजिए कैसे। जन आंदोलन, जन आंदोलन का मतलब है जन आंदोलन था। कैसे था? तो देखिए प्यारे साथियों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था 8 अगस्त 1942 को। बम्बई के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारों के साथ में इस आंदोलन का बिगुल बजाया था। और संपूर्ण देखते देखते संपूर्ण भारत में ये आंदोलन जिस प्रकार से जंगल में आग फैलता है, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण भारत में फैल जाता है। लेकिन 9 अगस्त के दिन ही ब्रिटिश सरकार को जैसे ही इसकी भनक लगी, ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने महात्मा गांधी सहित तमाम जो राष्ट्रीय नेता थे इन्होंने कैद कर लिया। लेकिन ये आंदोलन इतना तेज गति से फैला कि भारत के प्रत्येक लोग, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, मध्यम वर्ग के लोग हो या यहाँ तक कि जो विद्यार्थी है, सब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाने का काम किया। इसको जन आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर वर्ग के व्यक्ति, हर धर्म के व्यक्ति, हर जाति के व्यक्तियों ने भाग लिया था। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और आपको पता होगा कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाला था, उस समय जयप्रकाश नारायण जैसे जो समाजवादी थे, समाजवादी सदस्य, इन्होंने भूमिगत रहते हुए भी इस आंदोलन का कहीं न कहीं नेतृत्व करने का काम किया था। वैसे अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय नेता जेलों में होने के कारण इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसके जो 8वां प्रश्न आया है, यह आया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी विस्तृत विवेचना कीजिए। तो प्यारे साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण महात्मा गांधी का आंदोलन है। ये 1930 से 1934 तक चलता है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने अपने 78 साथियों के साथ में, 78 अनुयायियों के साथ में यात्रा शुरू की थी। और 24 दिनों की यात्रा के बाद 5 अप्रैल को महात्मा गांधी अपने विशाल हुजूम के साथ में गुजरात के दांडी पहुंचते हैं। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी नमक अपने हाथों में लेकर ब्रिटिश सरकार के जो नमक का एकाधिकार है, इस एकाधिकार के अधिकार को वो समाप्त करते हैं। और 1931 में महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड इरविन है, इनके बीच में एक संधि होती है, जिसके तहत महात्मा गांधी कुछ समय के लिए इस आंदोलन को स्थगित करके लंदन जाते हैं। लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी की मुख्य बातों को न मानने के कारण महात्मा गांधी पुनः भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद में पुनः इस आंदोलन को शुरू करते हैं। लेकिन जब इसको दूसरी बार शुरू करते हैं तो लोगों ने ज़्यादा इसमें भाग नहीं लिया, इसलिए 1934 तक जाते जाते इस आंदोलन की गति बिल्कुल धीमी हो जाती है। इसलिए 1934 में महात्मा गांधी इस आंदोलन को पुनः रोकने का या स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं। तो ये जो आंदोलन है ये 1930 से 1934 तक चलता है। तो अब अगला जो प्रश्न है 22वां, ये आपके लास्ट प्रश्न है और ये मानचित्र से संबंधित है। प्यारे साथियों, आप इसमें देख रहे हैं राखी गढ़ी है और पाटलिपुत्र है, नीचे मेरठ है, इधर नासिक है, कलिंग है। दूसरे में इन्होंने बताए हैं, आप देखिए रंगपुर है, उज्जैनी है, मद्रास है, अजंता है और मथुरा है। प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल मानचित्र आया है। मैंने इससे पहले एक मानचित्र से संबंधित वीडियो भी डाला था, अगर आपने देखा है तो उसमें से एक बिंदु भी बाहर से नहीं आया है, सारे उस मानचित्र के अंदर से आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देख लिया है, अच्छी तरह से समझा है। पूरा वीडियो, पूरा सेशन देखने के लिए सभी को धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थी अपना मूल्यांकन कर सके कि मुझे कितने नंबर आने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, लाइक कीजिए। इसके साथ में मैं आज के सेशन को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।